गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th का। जो हम पढ़ रहे हैं अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर 9 आंतरिक व्यापार। देखिए, आंतरिक व्यापार के अंतर्गत हमने थोक व्यापार और फुटकर व्यापार का पढ़ा था हमने। आज हमारा मुख्य रूप से टॉपिक रहेगा कि फुटकर व्यापार के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, फुटकर व्यापार के तो ऐसे 5-7 प्रकार से हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से हम जो पढ़ने वाले हैं केवल वो 2 प्रकार आज हम समझेंगे। एक तो समझेंगे हम विभागीय भंडार और दूसरा समझेंगे हम श्रृंखलाबद्ध दुकानें, जिसे बहुसंख्य दुकानें भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से टॉपिक केवल और केवल क्या रहेगा? विभागीय भंडार और श्रृंखलाबद्ध दुकानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, फुटकर व्यापार के प्रकार के अंतर्गत फुटकर व्यापार को क्या माना गया है? एक विस्तृत शब्द माना गया है और इसके अंतर्गत बहुत सारी दुकानें आती हैं। ठीक है, अब देखिए, फुटकर व्यापार को भी 3-4 भाग में बांटा गया। एक तो होता है पहला आपका बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार, दूसरा हो जाएगा आपका भ्रमणशील दुकानें, तीसरा स्थायी दुकानें और चौथा हो जाएगा विविध प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वो है आपके बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार के अंतर्गत पहला है आपका विभागीय भंडार, दूसरा हो जाएगा बहुसंख्य दुकानें जिसे श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी कहा जाता है, तीसरा होता है आपका डाक द्वारा व्यापार, चौथा होता है सहकारी उपभोक्ता भंडार, पांचवा होता है सुपर बाजार और छठवां होता है आपका किस्तों पर माल का विक्रय। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? विभागीय भंडार और श्रृंखलाबद्ध दुकानें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? तो विभागीय भंडार होता क्या है, जिसे हम अधिकतर डिपार्टमेंट स्टोर के नाम के जानते हैं। तो देखिए, जो पहले युग में बड़ी मात्रा में उत्पादन ने विक्रय प्रणाली को क्या किया? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर दिया। इसका प्रभाव फुटकर व्यापारी पर भी पड़ने लगा। लेकिन विभागीय भंडार बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? फुटकर व्यापारी बनते हैं और साथ ही साथ विभागीय भंडार अनेक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनेक भागों में क्या रहते हैं? आपस में बंटे हुए रहते हैं। सभी भाग एक ही संगठन के अंतर्गत एक ही छत के नीचे मतलब ऐसा दुकान जो एक ही छत के नीचे हर प्रकार की वस्तु का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि उसके अंतर्गत आपको एक ही छत के नीचे एक छोटी सी पिन से लेकर हवाई जहाज तक आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, इन भंडारों में ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विभागीय भंडार कहते हैं। ठीक है, इसे पिन टू प्लेन शॉप भी कहते हैं, क्योंकि इन भंडारों में ग्राहकों को अनेक सेवाएं भी प्रदान की जाती है। जैसे मनोरंजन का, आप एक छोटे तौर पे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहते हैं तो आप मॉल को उठा सकते हैं। जैसे आप अधिकतर मॉल जाते ही होंगे, वहाँ आपको हर प्रकार की वस्तुएं एक ही छत के नीचे आसानी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है विभागीय भंडार, मैंने आपको उदाहरण पे बताया कि एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक, लेकिन एक छोटे रूप में हम विभागीय भंडार को समझेंगे तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मॉल को ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मनोरंजन के सामान, टेलीफोन, विश्राम मतलब रेस्ट के लिए, घूमने का भी पार्क, मतलब आपका लाइब्रेरी, वाचनालय, डाक या तार बैंक, जलपान, परिवहन के साधन, मतलब सभी प्रकार की सेवाएं वहाँ पे क्या की जाती है? मुफ्त में दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विभागीय भंडार। अब देखिए, इसका परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रोफेसर क्लार्क का कहना है कि यह वह फुटकर संस्था होता है जो एक ही छत के नीचे मतलब अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में क्या करती है? कारोबार करती है। ये वस्तुएं निश्चित विभागों में विभाजित होती है और इसका केंद्रीय नियंत्रण भी होता है। ठीक है, अर्थात इसे आप यही स्पष्ट समझ सकते हैं कि विभागीय भंडार फुटकर व्यापार का एक क्या है? दीर्घकाय स्वरूप है, जिसमें अनेक विभाग होते हैं तथा प्रत्येक विभाग में किसी वस्तु का व्यापार करता ही है तथा एक प्रकार से स्वतंत्र लेकर संपूर्ण भंडार का एक क्या होता है? अंग होता है। इसका नियंत्रण कोई व्यक्ति या संस्था करती है। इसके अंतर्गत ही क्रय विक्रय के अतिरिक्त दूरभाष की सुविधाएं, ठीक है, मनोरंजन के लिए दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी सुविधाओं में रहती है। इसके लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। जैसे आपका जलपान, भोजन, डाक या तार सेवा आदि की व्यवस्था विभागीय भंडार के विशिष्ट विभाग के रूप में होती है। तो ये क्या हो गया आपका विभागीय भंडार का आशय और परिभाषा है। तो देखिए, इसी में आगे समझते हैं हम विभागीय भंडार की विशेषताएं। तो देखिए, इसके अंदर इसकी विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही छत में व्यापार, मतलब एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। साथ ही साथ सभी वस्तुएं एक भंडार से मतलब सुई से लेकर हवाई जहाज तक की वस्तुएं आपको आसानी से मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें अधिक पूंजी, मतलब इस भंडार की स्थापना में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आवश्यकता की सभी वस्तुएं होती है। इसके लिए बड़े मकान की भी क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति के आधार पर विभाग, मतलब इस भंडार में प्रकृति
के आधार पर अलग अलग विभाग रखे जाते हैं ताकि ग्राहक को भटकना ना पड़े। ठीक है, प्रबंधन, इसकी मुख्य विशेषता है प्रबंधन। तो देखिए इन भंडारों का प्रबंधन उनकी संचालन समिति द्वारा किया जाता है, सभी को अलग मेज सौंपा जाता है, ग्राहक को सुविधा प्रदान की जाती है। अब ग्राहक सुविधा मतलब घर पहुंच सेवा, टेलीफोन सेवा, कटौती इत्यादि की सुविधाएं भी इसमें इसका मुख्य विशेषता के रूप में इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है लेखा, तो जो भी क्रय विक्रय होता है उसका नियमों के अनुसार लेखा जोखा किया जाता है ताकि गड़बड़ी का कोई भी शंका न बनी रहे। साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है सेवी वर्गीय प्रबंधन, तो इसका प्रबंधन सेवी वर्गीय प्रबंध होता है क्योंकि जो भंडार की सफलता वस्तुओं को किस्म के साथ साथ काफ़ी सीमा तक क्या करती है, कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है। अतः कर्मचारियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गया, उसका मुख्य विशेषता हो गया। अब देखिए इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए इसका जन्म फ्रांस की राजधानी, मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट आप इसको समझ सकते हैं कि इसका जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1852 में हुआ था। कब हुआ था? पेरिस में 1852 में विभागीय भंडार का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। इसका उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेरिस में बोन मार्च लुअर प्रसिद्ध विभागीय भंडार है। ठीक है, तो जैसे फ्रांस के बाद जर्मनी, उसके बाद इंग्लैंड, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रकार के विभागीय भंडार क्या किए हैं, स्थापित किए गए हैं। अभी भारत में तो नहीं है लेकिन ये बाहर के देशों में हमारा है। अब देखिए भारत में विभागीय भंडारों की स्थापना पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत ही लंबे समय के बाद हुई। मैंने आपको भी बताया यहाँ महानगरों में इस प्रकार के भंडार हैं, जैसे कलकत्ता का कमलायन स्टोर्स, मुंबई का हाईवे इंडिया, ठीक है, चेन्नई का मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको फ्रांस का भी बता दिया, जर्मनी का बता दिया, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और हमारे इंडिया में कलकत्ता और मुंबई और चेन्नई में इसका क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। साथ ही साथ इसका संगठन क्या है, तो देखिए विभागीय भंडार वास्तव में एक कंपनी के जैसा ही होता है, लेकिन इसका संगठन एवं संचालन कंपनी की तरह ही होता है, क्योंकि संगठन की संरचना को हम बहुत सारे जैसे विभागीय भंडार, फिर निर्देशक बोर्ड, साथ ही साथ प्रबंधक, निर्देशक, मुख्य प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो ये क्या हो गया उसका संगठन और उसका प्रादुर्भाव। अब साथ ही देखना, आप इसमें समझते हैं हम विभागीय भंडार के गुण। देखिए अब इसके गुण में बोला जा रहा है तो विभागीय भंडार में क्रय बड़े पैमाने पर किया जाता है, अतः बड़े पैमाने पर क्रय के साथ समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होती है, इसका मुख्य लाभ हमको प्राप्त होता है। ठीक है, शहर के मध्य इसको स्थापित किया जाता है, जिससे हमें कहीं आने जाने में असुविधा नहीं होती है। ठीक है, चयन की सुविधा होती है, हम क्योंकि एक ही छत के नीचे अपना सभी वस्तुएं एक साथ खरीद लेते हैं। देखिए एक ही छत के अनेक किस्में या प्रकार होते हैं, इसमें चयन करने की हमें क्या होती है, आसानी होती है, हमको सुविधा भी प्राप्त होती है। ठीक है, साथ ही साथ विभागीय भंडार का संचालन सामूहिक रूप से होता है, जिनसे प्रशासन में कोई मितव्ययिता होती रहती है, और इस प्रकार के भंडारों में अधिक बिक्री होती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सभी लाभ प्राप्त होते रहते हैं। कुशल कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जो अपना कार्य क्या करते हैं, बहुत ही ईमानदारीपूर्ण और निपुणता से संपन्न कराते हैं। ये इसका क्या है, लाभ है, मतलब इसमें हमें लाभ की प्राप्ति होती है इस व्यापार से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ विज्ञापन में सुविधा और सरल भी होता है। विभागीय भंडार नगर की सुंदरता में क्या करता है, वृद्धि करता है, क्योंकि बाह्य एवं आंतरिक सजावटी से एक सौंदर्य स्थल में परिवर्तित कर देती है, और इस प्रकार के विभागीय भंडार आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या हो गया उसके लाभ। अब देखिए लाभ बता दी मैं आपको, अब इसके मैं आपको दोष बताती हूँ। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इसका दोष में एक प्रकार से हम मानेंगे तो यहाँ हमें एक ही छत के नीचे हमें बहुत सारी वस्तुएं आसानी से मिल जाती है, ये हमारा मुख्य पॉइंट है। लेकिन यहीं पे हम एक प्रकार से देखेंगे तो हमें हानि भी इसी में से होती है, क्योंकि इसके लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु के मूल्य प्रायः अधिक, बहुत ही अधिक होते हैं, मतलब बाहर से यहाँ की वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, कुछ % अधिक ही मिलता है हमको। साख सुविधा का अभाव होता है, इसका संगठन बहुत ही कठिन होता है, संचालन व्यय अधिक होता है। ठीक है, साथ ही साथ अनेक वस्तुओं को रखने के कारण अप्रचलित वस्तुओं को भी रखना पड़ता है, जिसकी बिक्री नहीं होती, साथ ही साथ हमें हानि होनी पड़ती है। ठीक है, साथ ही संपन्न व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है, सामान्य ग्राहकों से अति सामान्य व्यवहार यहाँ नहीं किया जाता, ये भी इसका हानि का एक सबसे बड़ा दोष माना गया है इसको। ठीक है, साथ ही साथ अनेक निःशुल्क सेवाओं के कारण संचालन में अनावश्यक वृद्धि होते रहती है, और इस प्रकार के भंडारण में विक्रेता एवं ग्राहकों का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता, जो फुटकर व्यवसाय में एक क्या है, विशिष्टता प्रदान करता है। और साथ ही
साथ आकर्षक एवं विशाल भवन की उपलब्धता में कठिनाई होती है। निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विभागीय भंडार। मतलब विभागीय भंडार से आप समझते ही हैं कि विभागीय भंडार होता है क्या है। विभागीय भंडार का अर्थ आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ एक ही छत के नीचे एक सुई से लेके आपको हवाई जहाज तक के पूरी सामान आप एक ही छत के नीचे क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ये क्या कहलाता है, आपका विभागीय भंडार कहलाता है। और मुख्य रूप से विभागीय भंडार का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, जब कब हुआ था, 1852 में हुआ था। और इंडिया में मुख्य रूप से विभागीय भंडार एक तो कलकत्ता में है, दूसरा मुंबई में है और तीसरा चेन्नई में है। ठीक है, ये क्या हो गया उसका विशेषता, लाभ और हानि। देखिए, फुटकर व्यापार के प्रकार के अंतर्गत पहला मैंने आपको समझा दिया क्या, विभागीय भंडार। अब हम समझने के लिए चलते हैं श्रृंखलाबद्ध दुकानें या बहुसंख्य दुकानें जिसे कहा जाता है, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ चेन शॉप। तो देखिए, इसका आशय आप ये समझ सकते हैं, बहुसंख्य दुकानें प्रणाली का आशय उत्पादक या निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं तक क्या करना है, विक्रय करना है। इस प्रकार बहुसंख्य श्रृंखलाबद्ध दुकानों से आशय एक ही स्वामित्व वाली फुटकर व्यापार को एक ही स्थान में संचालित अनेक वस्तुओं या विभिन्न शहरों में संचालित कराने से है। ठीक है, अब देखिए, बहुसंख्य दुकान प्रणाली में एक ही प्रकार की वस्तु का क्या करते हैं, व्यापार करता है। मतलब एक ही प्रकार की वस्तु का वो व्यापार करेगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखे जाएंगे तो बाटा कंपनी केवल और क्या करता है, उस शूज का ही निर्माण करता है ना, केवल वो एक वस्तु का निर्माण करता है और एक ही वस्तु का क्या करता है, वो व्यापार करता है। उसी प्रकार से स्वामित्व प्रबंधन एवं नियंत्रण एक ही का होता है, वहीं वस्तु का निर्माता भी केवल एक होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताइए अभी उदाहरण के तौर पे कि बाटा शू कंपनी जो कलकत्ता का उदाहरण बहुसंख्य दुकानों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की दुकानों को इंग्लैंड में बहुसंख्य दुकानें या संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। हम इंडिया में इंग्लैंड में इसे बहुसंख्य दुकानों के नाम से जानते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे श्रृंखलाबद्ध दुकानों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रोफेसर पीडी कार्नवाल्स का कहना है कि किसी समान स्वामित्व एवं प्रबंधन के अंतर्गत अनेक फुटकर दुकानें की श्रृंखलाबद्ध दुकानों का क्या करती है, निर्माण करती है। अब देखिए, बहुसंख्य दुकानें की विशेषताएं क्या क्या है, तो बहुसंख्य दुकानों का माल एक ही निर्माण गृह में क्या किया जाता है, निर्मित होता है। सभी दुकानों का प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण मुख्य प्रबंधन के हाथ में ही होता है। सभी दुकानों में वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है। इन दुकानों में वस्तु विक्रय विशेष का विक्रय होता है। यहाँ बिकने वाली वस्तुएं सिर्फ इन्हीं दुकानों में उपलब्ध होती है। बिक्री नगद होती है। दुकान की सजावट, उनका नीति, विक्रय पद्धति आदि में भी एक रूपता एक जैसी होती है। ठीक है, इन दुकानों में प्रायः आम उपयोग की वस्तुएं का विक्रय होता है। ठीक, अब बताइए इसका जन्म कहाँ हुआ, तो बहुसंख्य दुकानों का प्रादुर्भाव कब हुआ था, 1858 में हुआ था। उसी प्रकार से विभागीय भंडार का कब हुआ था, तो विभागीय भंडार का 1852 में हुआ था। उसी प्रकार से बहुसंख्य दुकानें का जन्म 1858 में कहाँ किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ ग्रेट एंटाल्टिक एड पैसिफिक टी कंपनी द्वारा तत्पश्चात इंग्लैंड और यूरोप महाद्वीप ने अनेक देशों में बहुसंख्य दुकानें स्थापित की। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि भारत में भी अनेक प्रकार की बहुसंख्य दुकानें हैं, जैसे पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का रेलवे स्टेशनों में बिक्री। ठीक है, जूते चप्पल की बिक्री, जैसे आपका हो गया बाटा शू कंपनी, फ्लैक्स शू कंपनी को कोरोना शू कंपनी, है ना। अब देखिए ये सब क्या हो गया, आपका इस कंपनी का नाम हो गया, है ना आपका। ठीक है, उसी प्रकार से पैरागॉन हो गया, आपका बाटा हो गया, जो अनेक प्रकार से क्या होते हैं, जो कंपनियां हैं जो केवल एक ही वस्तु का क्या करती है, निर्माण करती है। अब जैसे इंजीनियरिंग के सामानों में आपका दीपक इंजीनियर वर्क्स कलकत्ता, सिंगर मशीन, उषा मशीन आदि। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पेट्रोल बिक्री में वर्मा सेल, कॉलसैक्स, इंडियन ऑयल आदि क्या है, मुख्य रूप से फेमस नाम है। कपड़ों की बिक्री में जेएस मिल, फतहलाल, रेमंड आदि, आपने इस नाम को बहुत ही बार, और केवल कंपनी के नाम से ये क्या होता है, केवल चलता है। अब देखिए इसका संगठन क्या है, तो बहुसंख्य दुकानों की स्थापना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः कंपनी के रूप में इसकी स्थापना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो देखिए इसके लिए बहुसंख्य दुकानों के लिए निर्देशक बोर्ड, उसके पहले प्रबंधक निर्देशक से, फिर उसके मुख्य प्रबंधक होना चाहिए, कार्यालय प्रबंधक, कार्यालय के विभिन्न विभागों के प्रबंधक, क्षेत्रीय
प्रबंधक, जिला प्रबंधक, स्थानीय प्रबंधक और बहुसंख्य दुकान का प्रबंधक। ये सब क्या होता है, एक के बाद एक इसके अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में बहुसंख्य दुकानों के लाभ के अंतर्गत तो कम मूल्य पर वस्तुएं मिलना, जिसे सभी ग्राहक क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। एकरूपता बनी होती है, मध्यस्थता से छुटकारा, मुक्ति मिल जाती है, विज्ञापन खर्च में कमी आती है, स्टॉक रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सभी दुकानों द्वारा जरूरत पड़ने पर माल मंगाते रहते हैं। ठीक है, माल बिकने में सुविधा होती है, ग्राहक का विश्वास हमेशा बना रहता है अपनी कंपनियों पर, ख्याति में भी इनका बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है इससे। साथ ही साथ उत्तम किस्म की वस्तुएं अच्छी कम दामों में अच्छी से और सस्ती वस्तुएं हमें अच्छे से प्राप्त हो जाती है, जिससे जनता का विश्वास क्या हो रहता है, बना रहता है। दुबद ऋण मतलब इन दुकानों से उधार विक्रय नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका लाभ। अब देखिए इसके दोष में क्या क्या है, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है इसमें, दुकानों के विविध स्थानों में होने के कारण व्यय अधिक होता है। मतलब एक प्रकार से हम लाभ और हानि में अंतर कर सकते हैं, वहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ हानि भी उठानी पड़ती है। साख सुविधा का अभाव होता है, वस्तु चयन करने में सुविधा नहीं होती, कर्मचारियों का व्यवहार बहुत रूखा होता है क्योंकि वे वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, इसलिए मांग में परिवर्तन होने पर हानि होते रहती है। ठीक है, इस प्रकार का व्यापार बड़े छोटे पैमाने पर नहीं किया जा सकता। ग्राहकों की सुविधा जैसे घर पहुँच माल देना, साख पर माल देना आदि का भी क्या रहता है, अभाव होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या हो गया, आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो था क्या क्या, तो फुटकर व्यापार के स्वरूप के अंतर्गत 2 पॉइंट को आज हमने उठाया था। एक तो पहला विभागीय भंडार और दूसरा हो गया आपका श्रृंखलाबद्ध दुकानें। और आने वाले वीडियो में हम समझेंगे आपका क्या, तो डाक द्वारा व्यापार और कि फ्रेंचाइज से सुपर बाजार होता क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे।